रहेंगे हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया है, वोटिंग प्रतिशत भी अब सामने आ गए हैं। अब मेहमानों से भी बातचीत कर लेते हैं। इसी बीच रजत पंजेटा इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेघराज जी जेजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजवीर जो कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आज सबसे अहम दिन है, वोटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं राजवीर जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे? वोट प्रतिशत भी सामने आ रहे हैं, वोट प्रतिशत ज्यादा है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, दर्शकों को भी, हरियाणा की जनता को भी मेरी एक अपील रहेगी हरियाणा की जनता से, आप घर से निकलिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। मतदान करेंगे तो लोकतंत्र में सवाल पूछने के अधिकारी रहेंगे हम लोग। तो मेरी नम्र निवेदन है बिल्कुल हर जनता से, हर युवा से, हर महिला से, कृपया घर से निकलिए। तो ये करीब जो मैक्सिमम जो अभी जो मतदान का है, ये कुछ जिलों में 22% से 25% तक गया है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी कम है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा तो भी चक्का गया है। तो जनता घर से निकल रही है, तो अभी दिन बाकी है, तो 6 बजे तक शायद मतदान होना है। तो मुझे लगता है मतदान 70 से ऊपर जाएगा। जी और राजवीर जी एक बयान का जिक्र मैं करना चाहूंगी। अनिल विज वोट डाल के आए, वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। एक बार फिर से सीएम को लेकर उन्होंने दावा ठोक दिया है। नहीं, अच्छी बात है ना, अनिल विज जी हमारे सीनियर नेता है, तो देखो मन की बात कोई भी कह सकता है। हमारी पार्टी में ये एक परंपरा है, लेकिन ये दूसरी पार्टी के जो बैठे हैं यहाँ, तो ये तो फिक्स है। हमारा अगर कुछ गाढ़बात हो गई तो हमारा तो ये रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी जी को अपना चेहरा बना के मैदान में उतारा है, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो स्थिति पिछले दिनों क्लियर कर दी थी। अब मन के उद्गार है तो कोई भी कुछ कह सकता। मैं आपके पास प्रवक्ता के सामने प्रवक्ता के नाते बैठा हूं मैं, तो मेरी भी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं, तो लेकिन कई चीजें पार्टी संगठन तय करता है। तो ये सब चलने वाली चीजें, और ये चलता रहता है। जो भी कोई भी सार्वजनिक जीवन में कोई काम करता है, पार्टी में कोई काम करता है, तो उसकी इच्छा होती है आगे से आगे बढ़ा जाए जनता की सेवा के लिए। तो ये चीजें चलती रहती। मुझे लगता है इन बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। मेघराज जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और रजत पंजेटा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मेघराज जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, वोट प्रतिशत को लेकर क्या कुछ कहेंगे अब तक के जो वोट प्रतिशत सामने आए उसे लेकर? और दूसरी तरफ लोकसभा में तो पार्टी के बहुत बुरे हाल थे, पार्टी ओवरऑल 1% भी वोट हासिल नहीं कर पाई थी लोकसभा चुनाव में इस बार के। तो विधानसभा में क्या अच्छी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? जी नमस्कार आपको, हरियाणा वासियों को और मेरे सभी प्रवक्ता भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार। जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया, दो चीजें आपने पूछी है। पहला तो क्वेश्चन ये कि अब की बार मतदान कितना % रहेगा। तो जिस हिसाब से हरियाणा में जो उसे लेकर हाँ जी, जो अभी तक आप देख रहे हैं मतदान, डेफिनेटली देखेंगे आप बाय एंड ऑफ द डे ये मतदान 60% के आसपास होने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि हरियाणा वासी बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों को, क्योंकि हरियाणा की जनता ने भी देखा है कि पिछले 6 महीने में जैसे जननायक जनता पार्टी हटी है, उसके बाद किस तरह की स्थितियां, चाहे प्रशासन का हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे और चीजों किस तरह से बढ़ी है। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा की जनता अपना मत अपने अपने प्रत्याशियों को देने का काम करेगी। जहां तक बात आता है कि लोकसभा के अंदर हमारा जो मत प्रतिशत था, देखिए लोकसभा का जो इलेक्शन था वो अलग मुद्दों पर था, और उसके अंदर जो एक कहीं ना कहीं एक पूरा जो सिनेरियो तैयार किया गया था नेशनल पार्टी से अगेंस्ट किया गया था कि हाँ भाई या तो बीजेपी या कांग्रेस। और आपने देखा होगा कि खाली हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर भी पूरा 2 पार्टियों पर ही फोकस रहा था सबका। बट ये हमारी पर्सनल जो है, हमारे लोकल इश्यूज है, उनके अकॉर्डिंग ये इलेक्शन है। और उसमें ये देखेंगे कि किस पार्टी ने और किस तरह से हमारे जो किसान मेरे की आवाज उठाते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने, और साथ में अब जो हमारा एएसपी के साथ गठबंधन है आजादी की पार्टी के साथ, उन सब का बहुत सारी चीजें चेंज होगी। इसमें सिर्फ एक नेशनल पार्टीज नहीं, लोकल इश्यूज है, बिजली पानी सड़क। आज 21वीं सदी में आकर हम बिजली पानी सड़क, अब जनता तो वोट डाल रही है, मुद्दों को देखकर ही वोट डाल रही है। 1031 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, उनकी किस्मत का फैसला तो आ जाएगा। 8 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, इनेलो बसपा और एक तरह हरियाणा लोक हित पार्टी का गठबंधन है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? और अब तक के जो वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मत का इस्तेमाल जरूर। 5 साल में ये एक बार मौका है। तो कितनी की जगह मैं रोकना चाहूंगी सर। बेटा ये तो हमारा घर है। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है
रहस्य अभी भी बना हुआ है मुख्यमंत्री चेहरे पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री तो एमएलएज की मर्जी, लोगों की मर्जी और फिर हाईकमांड सोच समझ के जो भी ठीक उचित समझेंगे वही फैसला लेंगे, और जो फैसला होगा वो बहुत अच्छा होगा पार्टी के लिए और हमारी स्टेट के लिए। एक आखिरी सवाल रहेगा मुद्दों को लेकर के, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे, क्योंकि कई मुद्दे यहाँ पर अग्निवीर जैसे मुद्दे हो जाए, रोजगारी हो जाए, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे मुद्दे उठाए गए, तो क्या लगता है इस बार कौन कौन से मुद्दे को लेकर के जनता वोट करने निकली है? बेटा, मुद्दों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हरियाणा को पिछले 10 साल में बदहाल कर दिया गया। किसान, जवान, पहलवान, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा से इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म हो गई, हरियाणा से एजुकेशन का सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका बड़ा बुरा हाल है। क्राइम में और अनएम्प्लॉयमेंट में आज हरियाणा टॉप पे है, और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये केंद्र की सरकार जो इन्हीं की सरकार है उसी के आंकड़े हैं, मैं नहीं ये कह रही हूँ। और क्राइम अगेंस्ट विमेन, और सबसे बड़ी बात नशा फैलता जा रहा है। सो बहुत मुद्दे हैं, बड़ी लंबी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे आशा हुड्डा को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। रोहतक से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। चलो एक बार फिर से चर्चा की तरफ वापस आते हैं। लगातार तमाम जो मेहमान है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है, सभी को अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं अनुरोध भी करूंगा कि सब बढ़ चढ़कर जो है इस पर्व में अपना जो है वो योगदान दें और मतदान करें। अभी मैं बात सुन रहा था, ये जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने किसान कमेटी की बात करी। बड़ी हैरानगी की बात होती है, जिन्होंने खुलकर इन काले कानूनों का समर्थन किया, जिन्होंने काले कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर रैलियां निकाली, जिन्होंने इतने मौके आए जब किसानों ने कहा आप सत्ता छोड़िए और अपने आप को दिखाइए कि आप सच में किसान हितैषी हैं। अगर आप सच में चौधरी देवीलाल की विचारधारा का 1% भी अगर आप में है, तो आप ये सत्ता को, ताज को ठोकर मारकर हमारे बीच में आकर बैठिए, हमारा साथ देने का काम करिए। इन्होंने सत्ता के साथ इतने फेविकॉल का जो होता है ना, मजबूत जोड़, ऐसे चिपके रहे कि इनको एक किसान की जब आहुति हुई है, एक किसान ने आत्महत्या करी इस काले कानूनों के खिलाफ, तब शायद मुझे लगा कि इनको कुछ फर्क पड़ेगा। जब एक एक करके कभी 30, 40, 50 जब आंकड़ा 700 भी पार कर गया, इनको तो एक कान पे जू नहीं देंगी। और एक नेशनल एक चैनल है, उसके ऊपर बैठ के दुष्यंत चौटाला का मैं वो इंटरव्यू देख रहा था, जब वो कहते कि जब उनसे पूछा गया कि मतलब आप मानते हैं कि काले कानून ठीक है, आप मानते हैं कानून काले, तो दुष्यंत चौटाला ने एकदम रिबटल में ये कहा, मैंने कब कहा कि ये कानून काले, आप मुझे बताइए, एक दफा बताइए जब मैंने कहा है जनता के पास, वो तो देख रही है, समझ रही है, जनता बहुत समझदार है। वो नहीं, ऊपर से जनता बहुत समझदार है। बिल्कुल, मैं आपको मैं वजह बताऊंगा कि ये बात मैं क्यों उठा रहा हूँ। इन्होंने कहा आज समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी के बारे में बात करी, उनके साथ गठबंधन है, तो वो काले कानूनों के खिलाफ खड़े थे, ना कि समर्थन में, और ये पार्टी समर्थन में खड़ी रही। इन्होंने किसान आंदोलन को बीमारी बताया। तो पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि ये अलायंस चंद्रशेखर जी अपनी स्थिति क्लियर करें कि आप बताइए कि आप एक ऐसी पार्टी के साथ जिन्होंने काले कानूनों का समर्थन किया हो, और आज आप चंद्रशेखर जी, क्या आप बताइए कि या तो आप तब झूठे थे, ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं सर, इस पर जवाब ले लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, इस पर जवाब ले लेते हैं, ले लेना। मैं बात तो आप जेजेपी की तरफ से जवाब भी तो ले लीजिए आप। हाँ, वो आएगा ना, बात तो खत्म कर लीजिए। आज ये रिपोर्ट कार्ड है, ये अगर ये जो चुनाव है ना, ये जनता अब नंबर देगी आपको अगर आप किसान का मेरे कितने हितैषी होते, तो उसके बाद आपके पास, चलो किसान आंदोलन के ऊपर आपका दिल नहीं पिघला, तो जब किसानों को डंडे पड़ रहे थे, मेघराज जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप देख रहे हैं कि आज चुनाव का दिन है, और साथ में जो आरोप लगा रहे हैं हमारे आईएनडी के प्रवक्ता, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा की जनता जानती है कि ये नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है। इन्होंने इतने सालों में क्या किया वो आपके सामने है। इन्होंने किसानों के लिए कहते हैं हमने रिजाइन दिया, रिजाइन देकर क्या किया, दोबारा से विधायक बने। विधायक तो आप पहले ही थे,
फिर रिजाइन देने की क्या जरूरत थी? रिजाइन देके फिर इलेक्शन लड़ा, फिर विधायक बन गए, तो किसको गुमराह किया आपने? दूसरा, इन्होंने अभी बोला कि हमने रैली की, तो इनसे पूछिए कि रैली हमने की थी या विजेंद्र सिंह ने की थी। और तीसरा ये पूछिए कि जो कानूनों की बात कर रहे हैं, क्या वो हरियाणा विधानसभा में बने थे? क्या वो लोकसभा के अंदर बने थे? मतलब कितना गुमराह करोगे जनता को? आज वोटिंग चल रही है, जनता जवाब अपने हिसाब से दे देगी, पर इतना झूठ और जो इतना ये बनाने की कोशिश करी जा रही है वो कहीं ना कहीं इनके सामने आएगा। जहां तक आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो आजाद जी आए हैं वो ऐसे नहीं आए। बिल्कुल मेघराज जी, देखिए जनता जवाब देगी, क्योंकि देखिए आज वोटिंग जारी है और सभी वोटर्स पहुंच रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, राजवीर जी जुड़े हुए हैं प्रवक्ता बीजेपी से। राजवीर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 2 बार आपकी सरकार रही है हरियाणा में, हैट्रिक लगाने का दावा आपकी सरकार लगातार कर रही है, बीजेपी कर रही है, कितना आश्वस्त हैं आप? आश्वस्त है जी। और हमने जो 10 साल काम किया, हम काम के आधार पर जा रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो रजत पंजेठा जी है, ये अपना राग अलग है, अलगते रहते हैं। 20 साल से ये लोग सत्ता से बाहर है। 24% की पार्टी 1% पे आ गई, लेकिन इनका जो नखरा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज बोलते हैं भाई सरकार हम बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? एक फैसला है, विधायक और हाईकमान जो फैसला करेगी वो मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सुन रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर के। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर के, उन्होंने एक्सक्लूसिव। बिल्कुल, तो भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे थे, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई है, दोबारा सुनवाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहा है उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद। रोहतक के सांगी गांव पहुंचे थे। राजवीर जी, अपनी बात पूरी करिए सर। लोग इन लोगों वाले, इनको जनता ने इनको नकार रखा है 20 साल से, ये लोग सत्ता से बाहर कर रखा है, लेकिन फिर भी इनमें अहंकार है। रोज ये सरकार गिरा के सोते थे पिछले 2 साल से। जनता ने ऐसा सबक सिखाया। लोकसभा में ये लोग 1% की पार्टी बन के रह गई है। और यहाँ हरियाणा में अभी तो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जंगल राज इनका देखा है, जंगल राज देखा इन लोगों का जो इन्होंने किया था 20 साल पहले, और उसी से त्रस्त होकर कांग्रेस को लाए थे वो लोग। चलिए, लेकिन राजवीर जी, फाइट तो इस बार है, फाइट इस बार टाइट है, आप इस चीज को मान रहे कि नहीं, या फिर कंपटीशन है ही नहीं? इनेलो कहाँ एग्जिस्ट करती है, मुझे ये बताइए आप। तो आप कांग्रेस को भी गिन लीजिए, आप लोगों का इनेलो से तो ठीक है, सीधा मुकाबला अगर हम बात करें तो कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और जो कांग्रेस का प्रशासन है 10 साल का, जनता को वो याद है। हाँ, कैसे ये लोगों ने सीएलयू गैंग चलाया था। भूपेंद्र हुड्डा ने अभी वोट कास्ट किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब वो ठीक है, हर नेता का अपना दायित्व पड़ता है, कुछ न कुछ तो बोलेगा मीडिया में आके। तो कांग्रेस का जो 10 साल का जो इन लोगों ने जो डी पार्क में जो इनके जो लिस्टें बनती थी नौकरी की, वो सब पता जनता को। लेकिन लगातार हम हरियाणा न्यूज पर अभी लगातार सुबह से ही वोटर से भी बात कर रहे हैं, उनके कई मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, कई वोटरों ने ये कहा है। तो क्या लगता है आपको, ये मुद्दे इफेक्ट करेंगे बीजेपी को इस बार? बिल्कुल, किसानों पे, जवानों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल संवेदनशील रही है। किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है। पीएम किसान नीति शुरू की, 72 घंटे में हमने पेमेंट की। एमएसपी किसान तो फिर भी तो प्रदर्शन कर रहे थे, नाराजगी तो होगी। जो ये प्रदर्शन करना होता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और कुछ लोगों का लगातार ये चलता रहता है। भाई उनके काम नहीं, जैसे अब आप ये बताइए ना, अब जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो लोग आज किस पॉलिटिक्स, तो इस बार तो खिलाड़ियों का मुद्दा भी है। नहीं, खिलाड़ियों का मुद्दा एक बात बताइए, विकास का मुद्दा तो 2019 में भी था, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी 2019 में था, महंगाई बेरोजगारी 2019 में भी थे, लेकिन इस बार किसान और पहलवान ज्यादा हाईलाइट है, अग्निवीर ज्यादा हाईलाइट है, ओल्ड पेंशन ज्यादा हाईलाइट है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये सबको पता है कौन इसके पीछे है जी। अब आप एक बात बताइए ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इन लोगों ने पूरी कोशिश की एक माहौल बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों के लिए काम किया, जिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए काम किया, वो लोग जमकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इसके बाद मैं रजत जी के पास जाऊंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल और। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी को जो निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, आप उनका भाषण सुनेंगे वोट डालने के बाद। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो निर्दलीय सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई लोगों की टिकट काटी और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या वो इनडायरेक्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं पार्टी को? दीपेंद्र हुड्डा कहाँ तक सही है? ये बताइए, रणधीर कौलन निर्दलीय लड़ा था, वो कांग्रेस में चला गया, तो वो हमारा आदमी है क्या? निर्दलीय का अपना एक अधिकार क्षेत्र है। दीपेंद्र हुड्डा के स्टेटमेंट का जिक्र करिए, अब कांग्रेस का कोई प्रवक्ता जुड़े तो उनसे भी इस पर बात होगी। हमारा किसी निर्दलीय से कोई संबंध नहीं है, वो कौन, वो सबका अपना अधिकार है, तो चुनाव
जी रजत जी। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बात करी, मतलब धरातल के ऊपर तो उसका कोई वो नहीं है। इन्होंने कहा 20 साल, पहली बात तो इन्होंने कहा 20 साल आप सत्ता से बाहर है। ठीक है। ठीक है, आपकी इस बात पे मैं सहमत हूँ। आपने कहा कि एक विधायक है, आप हरियाणा के अंदर 52 साल सत्ता से बाहर रहे। ठीक है, आप माना आप 2014 के अंदर मोदी जी की हरियाणा के अंदर भाजपा मतलब कांग्रेस ने इतना तंग कर दिया था, तो आप उस वजह से एक मोदी वेव के अंदर आप आ गए। दूसरी दफा आप सोचते हो आपके 40 विधायक आपके कोई आपने कुछ काम किया तो आ गए होंगे, या कांग्रेस के 31 आ गए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। 2018 में आप बिल्कुल अंत में जब इंडियन नेशनल लोकदल साजिश के तहत जिसको तोड़ा गया, जब इंडियन नेशनल लोकदल टूटी तो जाहिर तौर पे उसका वोट जो है उसका फायदा कांग्रेस को भी गया और उसका फायदा भाजपा को भी गया। 2019 में ना तो भाजपा का राज आना था, ना तो इतने 40 इनके आने थे। राज 2019 के अंदर 101% इंडियन नेशनल लोकदल का आ रहा था। सारी रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी इनके पास, तभी इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा और अपना 40 पे आए और ये आए 31 के ऊपर कांग्रेस तो बिल्कुल मरी हुई थी। आप ये देखिए कि उससे 10 साल 2019 से 10 साल तक 2009 से 2019 तक लगातार इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल रही है। और आप लेकिन रजत जी 2019 में तो स्थिति बहुत अच्छी रही नहीं। 2019 हाँ उसका फर्क तो पड़ना ही था ना। पार्टी आखिरी वक्त पे टूटेगी अगर, उसके बाद एक एक करके विधायक जाएंगे तो देखिए निश्चित तौर पे तो इनेलो से ही अलग होकर जेजेपी तो परिवार के लोग ही तो हैं सर। इनेलो से अलग होकर जेजेपी परिवार के लोग ये तो सोच के आए थे सत्ता आई हुई है और सत्ता आई हुई है तो अब हम अपना दाव चल दे, पार्टी तोड़ दे, मगर उल्टा के उल्टा हो गया। लेकिन कुछ तो कारण रहा होगा। 2019 में जेजेपी 10 सीटें ले आई, वो अलग बात है। अभी लोकसभा में 1% वोट भी नहीं मिल पाए। हाँ, सोच के तो आए थे सत्ता में आएंगे, ये साजिश तो ऐसे की गई थी कि सत्ता में आएंगे। उल्टा इनकी वजह से जो इन्होंने बेवकूफी करी है, जो इतने सीरियस पॉलिटिशियन है, मैं कहूंगा इनसे तो बेवकूफ कोई नहीं है, जो ये सोच के आए थे कि पार्टी तोड़ देते हैं, राज तो आया हुआ है, फायदा हो गया कांग्रेस को। मरी हुई कांग्रेस थी, कांग्रेस तो जिंदा ही ना होती, और उल्टा एक फायदा और पहुंचा दिया कांग्रेस को उन्होंने। जो कार्रवाई नहीं कर पाई भाजपा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, कम से कम राज आता वो कार्रवाई तो हो जाती, वहां उनको बचा गए। चलिए और एक बात मैं खत्म करूं, दोनों का जवाब दूंगा, अभी तो मैंने जवाब देना शुरू भी नहीं किया। ये मार्शे बोल रहे थे कि हमें आपने पार्टी से निकाल दिया इसी वजह से अभय सिंह नॉन सीरियस है। देखिए, एक व्यक्ति का पर्सनल व्यू है और वो कहता है कि सिर्फ इस वजह से नॉन सीरियस है। अरे भैया, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी आपने तोड़ दी, पूरी प्लानिंग आपने कर रखी थी, स्टेज के आप ऊपर आप अनुशासनहीनता कर रहे हो और यहाँ बेचारे बन के हरियाणा की जनता को बेवकूफ बना गए कि भाजपा के खिलाफ वोट लेंगे और जाके वहीं भाजपा के उसमें बैठ गए। इन्होंने बात करी किसान की, इन्हें क्या 72 घंटे में पेमेंट दे देते हैं, 8-8 दिन 10-10 दिन हो गया, खरीद नहीं हो रही मंडियों में, खरीद नहीं हो रही और पेमेंट दे दिया आपने। और पेमेंट आप कोई भी सामान लेते हैं तो आप जब तक उसको पैसे नहीं देंगे या कार्ड से पेमेंट नहीं करेंगे, उसी वक्त तुरंत पेमेंट दी जाती है। कोई भी सामान खरीदते हो तो किसान है बेचारा जिसकी 10-10 दिन तक और क्या एहसान कर रहे हो, उसके पैसे उसी को देके बोल रहे हो और नमी के पैसे काट रहे हो, एमएसपी पे खरीद नहीं कर रहे हो, किसान पिट रहा है, उसके बाद कह रहे हो पेमेंट। अरे खा तो देते नहीं हो टाइम पर, पेमेंट दे दी। अरे 27 किसान की आमदनी है 27 रुपए प्रतिदिन, किसान सम्मान निधि की बात करी इन्होंने, 500 रुपए महीना, मजदूर के दिहाड़ी एक दिन की 600 रुपए, किसान का सम्मान हुआ अपमान हुआ। पहले बात तो ये सोच के देखिए, 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। अरे आपने किसान का, आपने तो कमर तोड़ दी किसान की, आप आए दुगनी का मैनिफेस्टो में आपका वादा था, आपने आज तक किसान के लिए किया क्या? चलिए वो तो आज जनता तय कर लेगी, वो तो रजत जी आज जनता तय कर लेगी, जनता को बिल्कुल तय करेगी। आवाज में इतनी ऊंची आवाज में इतनी खोखली बातें, हर वर्ग को दुखी कर रखा है इन्होंने। बिजली के बिल 4-4, 5-5 दिला है, युवाओं की बात कर रहे थे, युवा तो आज एनसीआरटी का डेटा उठा के देखिए, हरियाणा का सुसाइड रेट आपको मैं आज बता दूं लगभग 2% नेशनल एवरेज, पूरी देश की एवरेज से हरियाणा का सुसाइड रेट ज्यादा है। हर 5वें दिन एक बच्चा ड्रग ओवरडोज से मर रहा है, बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं नौकरी के नाम के ऊपर। खोखली बातें। चलिए आज तो एग्जाम है, 8 को तो पास या फेल तो वो तो सामने आ ही जाएगा, परीक्षा आज तो जनता तो जा ही रही है, तमाम मुद्दे बिल्कुल इतनी
हाँ। इतनी खोखली बातें करते हैं ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता ये अपने आप को किस गलत ये गलत फहमी का शिकार है जो जनता उतारेगी। आप ही जनता को दुखी कर रखा है। अभी आज क्या है रजत जी, मैं बार बार वोट प्रतिशत पे इसलिए आपसे, ठीक है, वोट प्रतिशत को लेकर आप लोगों से इसलिए बात की, आपको भी पता है कि वोट प्रतिशत अगर बढ़ रहे हैं तो उसके मायने निकाले जाते हैं। तो अब तक का जो वोट प्रतिशत आप देख रहे हो उससे क्या समझ में आ रहा है, क्या है जनता के मन में, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, वोट प्रतिशत आप जो बात कर रहे हैं, वोट प्रतिशत की अगर इस बार लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का इलेक्शन कोई लोकल मुद्दों पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी के हल्के के मुद्दों के ऊपर नहीं होता। वो देश का प्रधानमंत्री चुनना है आपने, जो लॉज बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और उसका भी योगदान इन्हीं को जाता है। इनको इसलिए जाता है ये जो जेजेपी वाले हैं, जो आज ये कांग्रेस वालों ने ये नैरेटिव चला रखा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर भाजपा के खिलाफ वोट मांगा और भाजपा की गोद में बैठ के इन्होंने क्या किया, कांग्रेस वालों ने सोचा कि किस वजह से एक ऐसा दिमाग लगाया जाए कि हम आईएनएलडी को वोट काटू कह दे, आईएनएलडी को जोड़ दे इनके साथ, जिन्होंने सच में ईमानदारी से, अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है विपक्ष की तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है, बच्चा बच्चा जानता है। पूरे 5 साल तक ये केवल कानूनी कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देने से नहीं हुआ। इन्होंने कहा इस्तीफा दे देते, अरे इस्तीफा देने से क्या हो गया, पूरे देश में क्या एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत थी, इतना आसान काम था तो दे देता कोई और। अरे तो सरपंच ये तो पार्टी परफॉर्मेंस की बात है। इनेलो ने भी तो बहुत समय तक राज किया है, फिर क्यों आई बीजेपी, ये भी तो है, कांग्रेस क्यों आई? तो मौका तो सबके पास आए। अब 2024 की बारी है चविश का। हाँ, अभी तो रजत जी देखिए, एक सवाल आपसे मेरा ये भी है, रजत जी सुनिए, रजत जी अब बीजेपी का मैं जिक्र करूंगी, वो कह रहे हैं कि इस बार के कंपटीशन में आप दिख ही नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखियो, बीजेपी को 8 तारीख को पता चल जाएगा वो कितने पारे में खड़े हैं। पहली बात तो सत्ता में 9 साल 10 साल रहे हैं, सत्ता की मलाई चाहती है, खूब जनता को दुखी किया है, जनता के खिलाफ नीतियां बनाई है, पोर्टलों में जनता को उलझा के रखा है, पोर्टलों में इतना उलझा के रख रखा है कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म करती। कोई व्यक्ति किसी अफसर से बात नहीं कर सकता, अफसर बात नहीं करता, अफसर एमएलओ की सुनते नहीं, खुद उनके विधायक कहते हुए अफसर हमारी सुनते नहीं। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका थोड़ी ना, ये जनता का राज थोड़ी ना, ये पोर्टल का राज लाने के लिए, कंप्यूटर का राज लाने के लिए, अरे पोर्टल नहीं सुनते इनके, कोई कहता है ये पोर्टल है, ये पीछे से बंद है, सर्वर बंद है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जनता को भी, जनता को आप तो हाथ तोड़ के रख दो, जनता को दुखी करके रख दो। महंगाई आज चरम सीमा के ऊपर है, इतनी महंगाई तो कभी भी नहीं हुई। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने किसी घोषणा पत्र के किसी वादे के ऊपर करते रहो, रोजगार से मुद्दा उठा लो, रोजगार आया था हरियाणा के अंदर, किसानों की बात करें, किसान का इस बार बैठा हो, किसान की आय दूनी करनी थी इसकी, और लागत 4 से 5 गुना कर दी। महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे मुझे सोहन में हरियाणा नंबर 2 पे, महंगाई में महिलाएं कैसे घर चलाएंगी, किस टॉपिक के ऊपर, एक टॉपिक बताओ उसके ऊपर आप डिबेट कर लो मेरे साथ, मैं आपको बता दूंगा आपके इसमें क्या है। बिल्कुल, देखिए जनता तो फैसला कर ही लेगी, आज वोटिंग चल रही है, जनता का जो फैसला है, जनता वो फैसला लेकर ही देखिए वोट देने जा रही है। राजवीर जी से सवाल ले लेते हैं। राजवीर जी देखिए, अब कहते नजर आ रहे हैं कि जनता लगातार ये कहती है कि बीजेपी की जब सरकार रही है तो कहीं ना कहीं सभी वर्ग परेशान रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सिर्फ दलाल परेशान रहे हैं और कोई परेशान नहीं रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूँ। ये लोग तो आज ये भाई रजत पंजेटा जी जो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा राज आएगा, तुम लोग तो इंडी गठबंधन में घुसने के लिए खड़गे जी तक पहुंच गए थे। तुम तो खड़गे जी तक पहुंच गए थे। तुम कौन हो? तुम लोगों ने इंडी गठबंधन में घुसने के लिए क्या क्या नहीं किया जी? आपने रैली भी की, वहां नहीं आए वो लोग। आप लोगों को तो मतलब बाहर कर रखे ना, आपका पता लग गया उन्होंने भाई आपका सौदा किया है, ठीक है ना। तो आने वाला आज जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोटिंग कर रहे हैं या मतदान में जो हिस्सा ले रहे हैं वो लोग, उनको पता है कि 10 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का कैसा था, हुड्डा का कैसा था और चौटाला का कैसा था जी। तो वो जो मतदाता बड़ा होशियार है, उसे पता है सुरक्षा किसने दी है, उसे पता है सरकारी योजनाओं का लाभ किसने दिया है, उसे पता है बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरियां कैसे दी है। 16,000 नौकरी दी आप लोगों ने, और वो भी गोटे टिकवा के लोगों के। वो 3206 की जो गेस्ट टीचर की भर्ती की थी वो निकल कहाँ थी? आप लोगों ने पीछे से अलमारी का वो जो पार्टिकल की लिस्ट बनाई थी, आपने अलमारी को पीछे से काट के कटर से पूरा हरियाणा जानता आप लोगों का जो जंगल राज रहा है। तो जनता बिल्कुल भी आपके बहकावे में नहीं आने वाली। बिल्कुल, जनता जो सोच रही है वो तो देखिए सभी को पता चल जाएगा 8 तारीख को। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां कहती हैं कि जनता उनके पक्ष में है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। राजवीर जी, मेघराज यादव भी हमारे साथ जेजेपी से जुड़े हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेघराज जी, आपसे पूछना चाहूंगी, इस बार क्या लग रहा है आपको? 2019 का मैं जिक्र करूंगी, 10 सीटें आपके खाते में आई, अब क्या लग रहा है कि किस तरह की तस्वीरें रह सकती, कितना आश्वस्त हैं आप?
राजश्री जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। जी। जिस तरह का हमने 4.5 साल में जो डिलीवरी दी है, जो हमारा मैनिफेस्टो था, एक ही ऐसी पार्टी हरियाणा में आज के दिन जो मैनिफेस्टो की बात करती है, जी। चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो। आप मुझे बता दीजिए किसी भी प्रवक्ता ने आज तक किसी चैनल पे बैठकर अपने मैनिफेस्टो पर बात की हो। हम वो पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो पर बात करते हैं। 30-30, 40-40 पेज के मैनिफेस्टो सिर्फ इलेक्शन के अंदर आते हैं और इलेक्शन होने के बाद वो कहीं बंद करके रख दिए जाते हैं। और इलेक्शन आता है तो अब बोला जाता है कि संविधान खतरे में है, किसान खतरे में है, सैनिक खतरे में है। ये सब मुद्दे जो उठाए जा रहे थे, ये लोकसभा इलेक्शन के थे। आज जो हमारी जरूरत है वो हमारे हरियाणा के विषय पर है, जिस पर आप देखेंगे, चाहे आप बिजली हो, पानी हो, सड़क हो। आज 21वीं सदी के अंदर जाकर अगर बिजली, पानी, सड़क के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत सभी पार्टियों को। लेकिन मेघराज जी, आप ये भी तो सोचिए, मैनिफेस्टो आप 2019 का चुनाव मत भूलिए, जब गठबंधन हो गया आप लोगों का, बीजेपी जेजेपी, फिर आप लोगों का मैनिफेस्टो कैसे बदल गया? आप लोगों ने तो किसानों के लिए, पेंशन के लिए तो अलग ही ऐलान किया था, लेकिन गठबंधन के बाद वो कैसे बदले? नाराजगी तो उसी की थी बाद में, जो आप लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को, कि जो हमारे मैनिफेस्टो था, हमने हर मैनिफेस्टो के हर पॉइंट को टच किया है। जहां हर पार्टी आज तक महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती थी, हमारी वो पार्टी जिसने आते ही उसको 50% करवाया। आज हर पंचायती राज में हर दूसरी महिला आपको सीट पर बैठी नजर आएगी, यहाँ से पहले किसी ने नहीं किया। 33% हमने महिलाओं को डिपो होल्डर के अंदर जो है रिजर्वेशन दिया, 8% हमने ओबीसी वाला दिया। आप ये देखिए, हमने जितने भी वादे किए 80%। आप एक तरफ हमें बोला जाता है कि आप सत्ता में थे, लेकिन हरियाणा वासियों को ये सोचने की जरूरत है कि हम सत्ता में हमारा हिस्सा कितना था। हम 10% हिस्सेदार होकर अगर 80% अपने मैनिफेस्टो को, बिकॉज हमारा जो मैनिफेस्टो था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हुआ था, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप जब किसी पार्टी के साथ मिलकर करते हैं तो आपका एक शेयर होल्डर होते हैं, आप उस शेयर के अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। उसके आधार पर भी अगर मैं अपना 80% मैनिफेस्टो धरातल पर ला सकता हूँ, मैं उसकी बात कर सकता हूँ, तो आप ये देखिए वो पार्टी जो 100% सत्ता में रही है, चाहे वो आईएलडी हो पहले, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस ने तो बहुत साल राज किया है, वो तो बात भी नहीं करते हैं। वो बात करते हैं हरियाणा में, मतलब अगर मैं संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान बोला जाता है, लेकिन आज तक किसी कांग्रेस के लीडर ने छोटे से बड़े तक क्या ये बोला है कि भारतीय संविधान है? वो बोलते हैं संविधान खतरे में, चाहे उन्हें ये नहीं पता हो कि संविधान के अंदर कितने पेज है। जी। प्रॉब्लम आज जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, हमारे प्रदेश का इलेक्शन है। इस प्रदेश के अंदर अगर जो युवा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, अलग अलग आरोप लगाकर, अलग अलग तरह के, मतलब जो है। चलिए, जब आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब आप इस तरीके की बातें आपकी तरफ से नहीं की जाती थी। अब फिलहाल आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैनिफेस्टो को लेकर लगातार जिक्र करें, 2019 का आप जिक्र कर रहे हैं, मैनिफेस्टो आपका जारी किया गया, आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जारी कर देती है पार्टियां, उसके बाद बंद करके रख देती है। जवाब ले लेते हैं, रजत पंडिता जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत जी, जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन 2019 में था, मैनिफेस्टो को लेकर भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैनिफेस्टो के बाद वादे पूरे नहीं किए गए, बीजेपी को कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये कह रहे हैं हमारा 10% शेयर था, मगर 90% मलाई चाट गए ये। इनके अपने नेताओं का दादा गौतम, जो राम कुमार गौतम जी है, इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि 13 महकमे अपने पास रखकर कोई 13 महकमे कम होते हैं क्या? जी। मतलब एक व्यक्ति अपने पास सब कुछ रख रहा है, उनकी अपनी पार्टी के विधायक संतुष्ट नहीं है। 5 साल तक बोल विधानसभा तक के अंदर इल्जाम लगाए हैं इन्होंने कि सारा कुछ खुद जीत गया। कोपर की उपाधि इनको देने वाले इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं। 90% इतने ज्यादा ये चिपके रहे सत्ता का, इतने लोभी और लालची लोग हैं जिन्होंने खुद सीएम बनने के लिए अपनी 50 साल से पुरानी स्वर्गीय साहब देवीलाल की पार्टी तोड़ दी हो, जो सत्ता के इतने लोभी हो, इतने लालची लोग हो। जब किसान मर रहे थे, किसान पिट रहे थे, खिलाड़ी पिट रहे थे, महिला कोच के साथ गलत हो रहा था, लेकिन हिस्सा किसका हिस्सा बनते रहे? मतलब सत्ता इतनी प्यारी है इनको कि सत्ता के लिए किसी को भी भेज दे, जो अपने खुद के सगे नहीं हुए, जो अपनी इनके दादी के बोल सुनिए आप, जो व्यक्ति कहते हैं ना आखिरी वक्त में झूठ नहीं बोलता, जो डेथ बेड पर बैठी इनकी दादी जी ने इनके बारे में शब्दों का जो बातें कही है ना, उनसे पता चल जाना चाहिए कि ये क्या लोग हैं। रघुबीर कादियान जी तो अपोजिशन के हैं। रघुबीर कादियान जी ने भरी विधानसभा के अंदर दुष्यंत को क्या बोला था, ये सब जानते हैं कि जो अपने दादा का नहीं हो सका और पीठ में छुरा घोपा।
ये लोग सिर्फ इनको सत्ता दिखती है, नौटंकियां दिखती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करा लो सारा सिंपैथी गेन करने के लिए, ये झूठे है, इसमें कमी है, उसमें कमी है। अरे कमी तो तुम में खुद में है, अपनी कमियां छुपाने के लिए इनका कोई चुनाव होता है, इनका कोई चुनाव होता है। देखिए इनका एक ही काम है, इनका कोई चुनाव, देखिए चुनाव होता है तो और भी पार्टी है ना, सभी पार्टी है, मतलब बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, जसपा के आगे तो, मगर इनका चुनाव शुरू होता है सबसे पहले अपने घर वालों के खिलाफ बोलने से। मेरे चाचा, एक इनका एक और भी डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, दिग्विजय, हाँ, वो तो बेचारा कभी भी चुनाव होगा, पूरे देश में कहीं चुनाव होगा, उनके आगे माइक लगा दो, मेरे चाचा, मेरे चाचा, मेरे चाचा। अरे कोई तेरे को और पार्टी, किसके खिलाफ चुनाव लड़ना है? कुछ और दिखता भी है क्या? नहीं, या सिर्फ ये परिवार के अंदर ही आपको और को फायदा पहुंचाने के लिए। रजत जी बिल्कुल, हाँ रजत जी आपसे, आप पर ही जवाब ले रही हूँ मैं काफी देर से। राजवीर जी अभी बिल्कुल अभी इत्मीनान से बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। राजवीर जी, अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे होंगे, रजत जी कह रहे हैं कि, और मेघराज जी भी ये कह रहे हैं कि जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं, लेकिन गठबंधन की सरकार तो थी। तो रजत जी जैसा कह रहे हैं कि जो काम होने चाहिए थे वो हो नहीं सके, और अभी मेघराज जी कह रहे हैं कि हमारी तो 10 ही सीट थी, लेकिन आधे से ज्यादा काम तो बीजेपी की तरफ से होने चाहिए थी। लेकिन गठबंधन में अगर सरकार बनी है तो ये तो जिम्मेदारी दोनों ही पार्टियों की बनती थी, क्योंकि 4 साल तक से ज्यादा तक टाइम तक तो आप लोग साथ ही थे। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, हमने उस पर लगातार काम किया और वो चीजें हमने करके दिखाई। हमें जसपा ने क्या वादे करके आए थे, क्या नहीं करके आए थे, ये इनकी समस्या थी। हमने इनके कुछ नहीं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा था, जो ये डिप्टी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास ऊपर से निर्देश था भाई पार्टी को शामिल किया जाए, अदरवाइज हमें इनकी आवश्यकता भी नहीं थी। वो तो एक परिस्थितियों में गठबंधन बन गया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है उसे स्टेट नेतृत्व मानता है। इतनी सी हमारी बात थी, हमारी कोई कभी हमारे कार्यकर्ता आपस में नहीं मिले, कभी हमारी मतलब कोई बैठक नहीं हुई आपस में, ज्वाइंट बैठक, तो इनकी तरह गठबंधन नहीं था। ठीक है, ये छोटे से सहयोगी थे हमारे, इतनी सी बात थी। और इन्होंने जो टेंडर उठाए थे, मतलब हमने ये कर देंगे वो कर देंगे, वो इनकी समस्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मैनिफेस्टो लेकर आए थे, हम 3000 पेंशन करेंगे, वो हमने किया। जो 50% जो हमने एजुकेशन वाले जो डील लगाई थी, वो पढ़ी लिखी पंचायतें हैं वो आई। जो 50% महिलाओं को जो आरक्षण दिया था पंचायत में, भाई महिलाओं की भागीदारी बढ़े, वो हमारा फैसला था। वो हमारे साथ थे, तब तो परिवार था जेजेपी। अभी आप कह रहे हैं छोटे से सहयोगी थे ये, तो इस पर मैं मेघराज जी से जरूर जवाब लूंगी। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ ना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब ये लोग थोड़ा सा इधर उधर होने लगे थे ना भाई, मतलब जनता में बयानबाजी करने लगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हर फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ठीक है ना। जो विकास कार्य जो हमने किए हैं, तो इनके पास महकमे थे, वो उन महकमों के दस्तखत भी मुख्यमंत्री जी के पास होते थे। तो एक भी आप कह रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया, सभी फैसले कैबिनेट में हुए हैं, और कैबिनेट के तो फैसले। रजत जी तो अभी कह रहे थे सारी मलाई तो खा गए जेजेपी वाले, कोई नहीं भुगतेंगे ना। फिर ये मैं तो आपके 4 साल तक आप लोग साथ रहे, तो आप लोगों को पता नहीं चला? जैसा राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब इनके ये जो इनलो वाले 20 साल से 70 से बाहर है ये लोग, इनको भी 3 साल से इलाज करके ना हरियाणा की जनता ने। अगर संविधान में कोई एक सीट पर मुख्यमंत्री वाली बात होती ना, तो अब की बार 50-60 बार शपथ ले चुके होते हैं लोग। ये तो हर रोज शपथ लेते हैं, ठीक है ना। तो जी का ठीक है, अपना एक व्यवस्था पार्टी चला रहे हैं ये लोग, अपना जो इनका वर्कर है राजवीर जी, एक एमपी से वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, झारखंड में एक ही मुख्यमंत्री बन गया था। मैं नहीं मानता भाई, सुनिए, कभी पूरे देश में 2 एमपी होते थे आपके तरफ, मैं नहीं मानता। झारखंड में एक ही विधायक था। और सुनिए, जो विधायक की बात करते हो ना, सुनो एक विधायक की बात करते हो, जवाब सुन लो, ये जजपा की वजह से है जो आप एक विधायक की बात करते हो, वरना आप तो उन्होंने छोटी सी सहयोगी पार्टी कह दिया। मेघराज जी इस पर क्या कहेंगे? हाँ, कॉम्प्रोमाइज करो ना आप लोग। जजपा के क्यों करे कॉम्प्रोमाइज भैया? सिद्धांतों की पार्टी इनकी तरह बेच, तो अगर इनके हाथ में सब कुछ दे दिया होता, ये तो बेच देते सब कुछ, पार्टी बेच देते। क्यों करे ऐसे लोगों से कॉम्प्रोमाइजर? क्यों करे कॉम्प्रोमाइजर ऐसे लोगों से? बिल्कुल नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइजर। नहीं, यहाँ पे दिग्विजय सिंह ने जो बोला है डबुवाली में, आपको पता उस बारे में? जी, दिग्विजय सिंह ने तो बोला है। चलिए रजत जी, आपसे सवाल लेते हैं। देखिए, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहा 2019 का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या तालमेल नहीं बैठ पाया? जनता दुखी है लगातार, देखिए कांग्रेस भी कहती नजर आती है, आप भी कहते हैं, तो 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर?
रजत जी बिल्कुल बैठा बिठा दिया इन लोगों ने, पोर्टलों की सरकार बना दी, ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म कर दी, महंगाई में जनता की कमर तोड़ दी, बिजली के बिल इतने ज्यादा है, 4-5 गुना कैसे बढ़ गए, या तो मीटरों में कोई ना कोई दिक्कत है। अरे जब आपके 4 साल से पहले वाला राज था तब भी लोगों के बिल आते थे, किसान को टाइम के खाद तो मिलता नहीं जब चाहिए होता है, जब डीएपी चाहिए थानों में डीएपी जा रही है, कहते हैं कभी किसी को 1 कट्टा देंगे, कभी किसी को 2 कट्टा देंगे, कभी बीज खराब है, कभी बीज महंगा है, कभी बीज उपलब्ध ही नहीं है। किसान को अगर बीज के चाहिए उसको 5 टन चाहिए, कहते 1 टन ही ले ले, कहते अरे किसानों की तो उन्होंने कमर तोड़ के रख दी, ये किसानों के कैसे बनते हैं। 5 साल में इन्होंने किया क्या है, केवल भ्रष्टाचार के ऐसे 30,000-32,000 रजिस्ट्रियां हो गई, अवैध रजिस्ट्रियां हो गई, ऐसे ही 7,40,000 पेटी गायब होगी मूर्तन से। बताओ मूर्तन और सोनीपत के अंदर कैसे होगी। अरे साल में फैक्ट्रियां क्यों चल रही थी शराब की, ये तो ये तो जवाब देना पड़ेगा। धान घोटाला कैसे हो गया, किलोमीटर स्कीम घोटाला कैसे हो गया, ऑपरेशन घोटाला कैसे हो गया, नगर निगमों में कभी 200-250 करोड़, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, अकोला में, भिवानी में, सभी नगर निगमों में घोटाले। चलिए बिल्कुल रजत जी, ये तो जेजेपी की और बीजेपी की बात है, कांग्रेस का हम जिक्र करेंगे। अभी आपका हम जिक्र कर ले, बीएसपी और एचएलपी के साथ आपका गठबंधन है, आपका रुख क्या रहेगा? ये वो जनता का गठबंधन है जिनकी सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, जिनकी सबसे ज्यादा कमर तोड़ी गई है, जो सबसे गरीब मजदूर कमेरा वर्ग है ना, जो असल में जो धरातल के तंग हुआ हुआ प्रताड़ित है, ये उन लोगों का गठबंधन है। ये उन लोगों का गठबंधन है, ये इनकी तरह सत्ता के लोभी और लालची लोगों का गठबंधन नहीं है। ये कहते थे ना कि सत्ता से बाहर है। रोहिला जी, राजवीर जी, आपको एक बात बताता हूं मैं, अगर सिद्धांतों के लिए 40 साल भी बाहर रहना पड़ा ना और अपने सिद्धांतों से नहीं हटे और जनता की लड़ाई लड़ते रहे, कोई गम नहीं है। आप चाटते रहो, सत्ता की भलाई मुबारक हो आपको, जाओ चाटो जितनी चाट। चलिए राजवीर जी से जवाब ले लेते हैं। जी रजत जी, खोखली बातें मत करो, आपको पानी छोड़ो। राजवीर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सत्ता की मलाई आप चाटते रहिए, पहले से ही आपको लेकर ये बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है, आप क्या कहेंगे? सुनिए, हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री पर आरोप लगा के दिखाइए आप। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 5 साहब विपक्ष में बोलता है इस चीज को, नायब सेठ जी पर आरोप लगा के दिखाइए आप लोगों का जो, क्योंकि आपकी मेंटलिटी में वो चीजें हैं, आप लोगों ने वो चीजें की है, तो जैसे अगर मैं गलत हूं तो मुझे दूसरा भी गलत दिखाई देगा। आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोग 20 साल से अपडेट नहीं हो रहे, जनता की मदद नहीं पहचान पा रहे। आप लोग तो वही आज से 7 पेटी का जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारा, कहां से कर दोगे? घर से करोगे। हरियाणा लूटा हम लोगों ने, हरियाणा को लूट के अपने घर पर है इन लोगों ने, और वो चीजें जनता ने समझ में आई है, और जनता ने आप लोगों को बिल्कुल बोलते ना बाहर फेंक दिया, वो आप लोगों के साथ करके दिखाया। और वही बात दिग्विजय सिंह चौटाला ने दरबारी में बोली आपके खिलाफ, वही बातें आप दिग्विजय सिंह का जवाब दे के दिखाइए। आप लोग दिग्विजय सिंह का जवाब दे के दिखाइए, उन्होंने तो जवाब के पत्ते बोले। रजत जी, ये तो कुछ यूं चल रहा है कि आप बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं। आप कह रहे हैं सत्ता की मलाई चाटने का काम होता है, वो इनेलो का कह रहे हैं कि इनेलो ने घर भरे हैं, लेकिन आपको लगता है ये बात कि जनता ने सबका कार्यकाल देखा है, जनता ने सबको समझा है, और इस बार जनता जो वोट करेगी उसमें मुद्दे हावी रहेंगे। मुद्दों के साथ साथ ये भी बात ध्यान में रखिएगी कि किसने जनता का साथ दिया, किसने विकास कार्य किया और किसने अपना घर भरने के काम किए हैं। हरियाणा का खजाना भरा मैडम, हरियाणा का खजाना भरा इनेलो ने हरियाणा का खजाना भरा, ठीक है। अगर इनेलो ने हरियाणा का खजाना भरा तो इनेलो की आज ये हालत क्यों हुई? ये योगदान है, बार बार तो बोल रहा हूँ, 50 बार बोल दिया कि ये तो जनता वालों का योगदान है। 2019 में इनेलो की सरकार बनती, 2019 में इनेलो की सरकार थी। मेरे को जवाब देना है। आप प्लीज एक एक करके बात कीजिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, आप क्या कुछ कह रहे हैं? एक बार राजवीर जी आप बोल लीजिए। जी जवाब देना है। आपके सभी के पूर्व विधायक 1.5 किलो का जमींदार था, हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आएगी? आपके राज में आई। कितने वेयर हाउस बनाए उसने? आपके राज में बने जी। जवाब दो इस बात का। सभी तो गवाह है, अरेवा वाले कैसे काम किया करते, कैसे लिस्टें बना करती जी। आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किसके लिए कह रहे हैं राजवीर जी? HPSC के ऑफिस में लिस्टें किसने बनाई थी? HPSC के 25 लाख के अंदर
अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। रजत जी आप भी काफी कुछ कह चुके हैं, राजवीर जी आप भी काफी कुछ आरोप जो है इनेलो पर कांग्रेस पर लगा चुके हैं। राजवीर जी लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये होगा, ठीक है एक एक करके बात करेंगे। रजत जी रोक रही हूँ आपको, आप अपनी बारी में अब अपनी बात रखना। अब एक एक करके राजवीर जी देखिए मुद्दे पर आते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल राज किया है, 2 बार से बीजेपी जीती है हरियाणा में, तीसरी बार आप अपनी सरकार बनाने का फिर से दावा कर रहे हैं। 2 बार जो बीजेपी जीती मुद्दे अलग थे, चुनावी माहौल अलग था, तीसरी बार में काफी कुछ बदला है, एंटी इनकम्बेंसी की भी बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी के नजरिए से आपको क्या लगता है कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के